सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति चतुर्थः अध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 63 30वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। पूर्वादिभ्यो ण्यः, ये पढ़ा दिया था। कौरव्याः गार्ग्यः, ठीक है। चलिएगा, इससे आगे का आरंभ करते हैं। सूत्र है सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च। सेनान्तलक्षणकारिभ्यः पंचमी विभक्ति बहुवचनान्तं च अव्यपदम् समासः। सेनोन्ते यस्य स सेनान्तः, माने सेन शब्द है अंत में जिसके, वो शब्द क्या हो गया? सेनांत, बहुब्रीहि। फिर सेनांतश्च लक्षणंच कारिश्च सेनांत लक्षण कारयः तेभ्यः सेनांत लक्षण कारिभ्यः। बहुब्रीहि गर्भेतरेतर द्वंद्वः। पहले बहुब्रीहि समास, फिर इतरेतर योग द्वंद्व समास है। अनुवृत्ति है इसके अंदर ण्यः तस्यापत्यम तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अर्थः सेनान्तात् प्रातिपदिकात् लक्षण शब्दात् कारिवाचिभ्यश्चापत्यर्थे ण्यः प्रत्ययो भवति। सेन शब्द अंत में ऐसे प्रातिपदिक से और लक्षण प्रातिपदिक से, ठीक है। और कारिवाची, कारिवाची का अर्थ है शिल्पीवाची, शिल्पीवाची। तो ऐसे प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में अण्य प्रत्यय होता है, ठीक है। जैसे कारिषेणस्य अपत्यम कारिषेण्यः। तो कारिषेण ये वास्तव में सेन था, तो यहां पर क्या हो जाता है? इसको अणत्व, वो शत्व हो जाता है, श हो जाता है। और श होने के बाद फिर इसको न को अणा हो जाता है, ठीक है। तो ये वास्तव में कार्यसेन शब्द था, कार्यसेन। तो कार्यसेन को कार्यक्षेण बन जाता है, ठीक है। तो ये कार्यक्षेण से अपत्यम कार्यक्षेण्य अण्य प्रत्यय हो गया, यस्यति जैसे लोप हो गया और वो बन गया। ऐसे हारिषेण्य, लक्षण से लक्षण से अपत्यम लाक्षण्य, लक्षण नाम का कोई व्यक्ति होगा। कार्यवाचिभ्य, कार्यवाची माने शिल्पीवाची। तो कुंभकार शब्द है, ठीक, कुंभकार। तो कुंभकारस्य अपत्यम कौंभकार्यः, अण्य हो गया, वृद्धि हो गई आदि एच को, तदितेश्चामादे। तान्तुवायः, तो तंतुवायस्य अपत्यम तान्तुवायः, तान्तुवाय्यः, या दो या एक या के आकार का लोप हो जाएगा, ऐसे ती जैसे, ठीक है। तो तान्तुवाय्यः, तंतुवाय का गोत्रापत्य अथवा अनंतरापत्य। नापित्य, तो नापितस्य गोत्रापत्यम अनंतरापत्यम वा नापित्यः। तो ये नापित्य बन गया। इसमें सिद्धियों में कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा यहां पर है, कार्यशेन शब्द है, कार्यशेण कैसे बन गया इसको बता देते हैं आपको, ठीक है। ये है, ये क्या है? कार्यशेण्य। यहाँ पर कार्यसेन में जो शब्द हुआ है वो एति संज्ञाया मगात 8399 मां सूत्र है, उससे होता है, ठीक है। इतना ही समझ लीजिएगा, इससे शब्द होता है और कुछ भी नहीं समझना अभी आपको, ठीक है। बाकी वही पढ़ेंगे। यहाँ संज्ञा है तो संज्ञा में क्या हो जाता है? ये स हो गया, फिर स को श और फिर अणत्व हो जाएगा, अटकुप्पांग नुम व्यवाय पी से अणत्व हो जाएगा। ये दो सूत्र लग जाएंगे, ठीक है। बाकी सरल है। चलिएगा,
उदीचामीय, उदीचाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, इय प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति सेनांत लक्षण कार्यभ्यः तस्यापत्यम तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इतने पदों की अनुवृत्ति आ रही है। समर्थानाम प्रथमात्मा निरंतर चला आ रहा है, ध्यान देंगे, बार बार उसमें अनुवृत्ति नहीं दिखाएंगे। समर्थानाम प्रथमात्मा निरंतर चल रहा है। अर्थः सेनांत लक्षण कार्यभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो प्रत्यर्थे इय प्रत्ययो भवति उदीचामाचार्याणाम मतेन। कहते हैं सेनांत और लक्षण कार्य प्रातिपदिकों, कार्यवाची प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में इय प्रत्यय होता है। उदीच मीन्स उदीच आचार्यों के मत में, उत्तर दिशा के जो आचार्य उदीच, उनके मत में ये होता है, क्या होता है, इय प्रत्यय। अन्यों के मत में ऊपर वाला होता है। तो कार्य श्रेणी या कार्य, तो वही सारे सूत्र लग जाएंगे। ण्य की जगह ई हो गया है तो कार्य श्रेणी बन गया। हारिश्रेणी ही, लाक्षणी ही, कौंभकारी ही, तांतुवाई ही, ठीक है, ये का ई है जुड़ गया इससे तिलोपाधि होकर के। चलिए यहाँ पर वृद्धि होनी है, वृद्धि भी हो जाएगी ई को मान करके तद्दितेषु चामादेह से। एकादिभ्यः फिय, एकादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, फिय प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। समासः एकादिरेषां ते तिकादयः तेभ्यः तिकादिभ्यः बहुव्रीहि। अनुवृत्ति तस्यापत्यम तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इसमें बहुव्रीहि समास है, तिकादि गण है, ठीक है। अर्थ तिकादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो पत्ते अर्थे फिय प्रत्ययो भवति। तिकादि गण में प्रातिपदिकों से पत्ते अर्थ में फिय प्रत्यय होता है। तो तिकस्यापत्यम तई कायनिः, आयने फडकचकाम प्रत्यादि नाम से आयन आदेश हो जाएगा, तो तई कायनिः। ऐसे कितवस्यापत्यम कई तवायिनिः, सरल है। चलिएगा कौसल्यकारमार्याभ्याम च, कौसल्यकारमार्याभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम च अव्ययपदम। समास कौ इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः, ठीक है। तो यहाँ पर इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व, यहाँ पर द्वंद्व समास है। तो यहाँ पर समास है कौशल्यश्च कारमार्यश्च कौशल्य कारमार्यौ ताभ्याम कौशल्य कारमार्याभ्याम, द्वंद्व समास हो गया, विग्रह मैंने कर दिया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है फिय तस्यापत्यम तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही, ठीक है। अर्थ कौशल्य कारमार्य इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम अपत्य अर्थे फिय प्रत्ययो भवति। कौशल्य और कारमार्य इन शब्दों से अपत्य अर्थ में फिय प्रत्यय हो जाता है। तो कौशल्यस्यापत्यम कौशल्यायनिः, कारमार्यस्यापत्यम कारमार्यायणिः, अणत्व हो जाएगा, अटकुप्पांग विवाहे पी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा। सिद्धियों में कुछ भी नहीं है, समान वैसे ही है जैसे फिय की बन रही है। अणो द्व्यचः, अणः पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, द्व्यचः पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम। समास द्वौ अचौ यस्मिन् स द्व्यच तस्मात् द्व्यचः बहुव्रीहि, मैं दो अच हैं जिस प्रातिपदिक में, ठीक है। तो वो बताया जा रहा है, वो प्रातिपदिक कैसा वो भी बता रहे हैं। अनुवृत्ति फिय तस्यापत्यम तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ अनंताद्व्यचः प्रातिपदिकात् अपत्ये अर्थे फिय प्रत्ययो भवति। अनंत अण प्रत्ययांत कोई दो अच वाला प्रातिपदिक है, अण प्रत्यय आकर के भी दो अच होते हैं, तो ऐसे प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में फिय प्रत्यय होता है। ध्यान देंगे, ये तस्यापत्यम से वो अतः इय का अपवाद है, अतः इय का अपवाद है, ठीक है। तो कारत्रस्यापत्यम कारत्रायणिः हारत्रायणिः। अब यहां पर ये जो प्रत्यय होगा, ध्यान देंगे, ये प्रत्यय ये युवापत्य को कहने के लिए होगा, क्योंकि एक अपत्य को कहने के लिए तो अण प्रत्यय पहले से आ गया है। तो अण प्रत्यंत से कहा है, तो अण प्रत्यय पहले एक आएगा गोत्रापत्य को कहने के लिए, फिर उससे जो प्रत्यय है वो युवापत्य को कहने के लिए आएगा।
तो ये फी प्रत्यय युवापत्य को कहने के लिए आता है। तो कार्त्रस्य युवापत्यम कार्त्रायणे, हार्त्रस्य युवापत्यम हार्त्रायणे। तो यहां पर क्या है, गुरुजी ने दिखा दिया है, देख लीजिए। कर्तृ हर्तृ शब्दों से तस्यापत्यम से पहले अण प्रत्यय होकर के कार्त्र और हार्त्र बनते हैं, वृद्धि हो जाएगी और एको अणची से अणादेश री को, तो कार्त्र और हार्त्र बन जाएंगे। ठीक है, अब ये अनंत बनेंगे, दो अचे आ और अ। ठीक है, तो दो अच वालों से फिर अपत्य अर्थ में, मान युवापत्य को अर्थ कहने के लिए फी प्रत्यय हो गया। चलिएगा, अब ये कार्त्र हाथ शब्द अनंत हैं, अतः अपत्य अर्थ में फी हो गया। अपत्य का अर्थ है युवापत्य। गोत्रादीन्य स्त्रियाम से क्या है, गोत्र प्रत्यय से यू युवा को कहने के लिए आएगा। चलिएगा, उदीचाम वृद्धादकोत्रात्, उदीचाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, वृद्धात् पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अगोत्रात् पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम समास। अगोत्राद इत्यत्र नई तत्पुरुषः अनुवृत्ति है। प्रिय तस्यापत्यम तद्दिता ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। इसमें अगोत्रात् में नई तत्पुरुष है, न गोत्रम अगोत्रम तस्मात् अगोत्रात्, सरल है। अर्थ अगोत्रम यद वृद्ध संज्ञकम प्रातिपदिकम तस्माद अपत्ये अर्थे उदीचाम आचार्याणाम मतेन फी प्रत्ययो भवति। ठीक है, कहते हैं अगोत्रम यद वृद्ध संज्ञकम, माने गोत्र से भिन्न। क्या है, गोत्र से भिन्न, माने गोत्रवाची प्रातिपदिक नहीं होना चाहिए, उससे भिन्न जो प्रातिपदिक और वो वृद्ध संज्ञक नहीं होना चाहिए। हाँ, वृद्ध संज्ञक होना चाहिए, वृद्ध संज्ञक नहीं, वृद्ध संज्ञक होना चाहिए। तो ऐसे प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में उदित आचार्यों के मत में फी होता है, अन्यों के मत में जो प्राप्त है वो हो जाएगा। जैसे आम्रगुप्तस्य अपत्यम आम्रगुप्तायनि, तो ये क्या है, आम्रगुप्त शब्द क्या है, गोत्रवाची नहीं है, गोत्रवाची नहीं है ये तो और ये वृद्ध संज्ञक है। आदि जो आए ये वृद्धि संज्ञा वाला है, वृद्ध संज्ञा वाला वृद्धियस्याचामादिस्तद वृद्धम, तो अपत्य। तो आम्रगुप्तायनि फी हो गया। और ग्राम रक्षस्यापत्यम ग्राम रक्षायणी, सरल है, कुछ भी नहीं, अणत्त हो जाएगा यहाँ पर श को मान करके, अटक उपवांग नुंग दबाए पीछे तो लिखा दिया, दिखा दिया। आम्रगुप्त और ग्राम रक्ष प्रातिपदिकों की वृद्धियस्याचामादिस्तद वृद्धम से वृद्ध संज्ञा है। ठीक है, चलिएगा, सरल है, कुछ भी सिद्धियों में नहीं है। वाक्यनादीनाम कुक्च, वाक्यनादीनाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, कुक प्रथमा व्यक्ति ही एक वचनांतम, च अव्ययपदम समास। वाकेन आदिर्येषां ते वाक्यनादयः तेषां वाक्यनादीनाम बहुव्रीहि। वाक्यन शब्द है आदि में जिन शब्दों के, तो वाक्यनादि गण हो गया एक। अनुवृत्ति बहुव्री समास है। अनुवृत्ति है इसमें उदीचाम वृद्धादकोत्रात् फीय तस्यापत्यम तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ वाक्यनादिभ्यो गोत्रेभ्यो वृद्ध संज्ञकेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो पत्ते अर्थे प्रत्ययो भवति। उदीचाम आचार्याणां मतेन तत्संयोगेन च वाक्यनादीनां कुगागमो भवति। सरल है, कह रहे हैं कि वाक्यनादि प्रातिपदिकों से, अगोत्रवाचियों से, माने गोत्रवाची नहीं होने चाहिए, माने गोत्र को कहने वाले शब्द नहीं होने चाहिए। ऐसे वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में फी प्रत्यय होता है, उदीच्य माने उदीच्य आचार्यों के मत में। और क्या है, उस फी प्रत्यय के संयोग के साथ साथ में क्या है, वाक्यनादि शब्दों को कुक आगम भी हो जाता है, कुक।
तो कित होने से आद्यंत टकतौ से अंत में होता है। तो उदाहरण बनता है वाक्यनस्यापत्यम वाक्यन कायनिः गारधेर गार गारे धस्यापत्यम गारे ध कायनिः। तो ये कुक आगम का का है, अंत में हो रहा है इसके। ऐसे यहाँ पर ये गारे ध प्रातिपदिक है, तो गारे ध कायनिः। अन्येषां मते, दूसरों के मत में ये न, वो दूसरों के मत में फिर नहीं होगा तो क्या होगा, अत इं से इं हो जाएगा, तो वाकिनी गारे भी, ये इं प्रत्यय का हो गया अत इं से। ठीक है, बाकी इसमें कुछ सिद्धि में विशेष नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ वाकिन और कुक आगम हो गया, फी प्रत्यय, तो वाकि न ये कुक की संज्ञा आयन हो जाएगा, और ई है फी का वा और इसको वृद्धि की जरूर आवश्यकता नहीं, वृद्धि पहले से हो रही है, तो वाक्य न कायन ही। अन्यों के मत में ये हो जाएगा, तो ये से वाक्य नहीं बन जाएगा। ऐसे ही गारे धी और गारे ध कायिनी। पुत्रांतादन्यतरस्याम, पुत्रांतात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। समासः पुत्रः अन्ते यस्य स पुत्रान्तः तस्मात् पुत्रांतात बहुव्रीहि। पुत्र शब्द है अंत में जिस प्रातिपदिक की, वो क्या हो गया, पुत्रांत। सरल है। अनुवृत्ति बहुरी समाज कर दिया। अनुवृत्ति है कुक उदीचाम वृद्धादकोत्रात् फीय तस्यापत्यम तद्दिता ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है, अर्थ अगोत्राद विरुद्ध संज्ञकात् पुत्रांतात् प्रातिपदिकात् यह पूर्व सूत्रेण फ्य प्रत्ययो विहिता तस्मिन् परभूते विकल्पेन कुकागमो भवति उदीचाम आचार्याणां मतेन तेन त्रैरूप्यम भवति। कहते हैं कि अगोत्र बने गोत्र से भिन्न वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक और पुत्र अंत में होना चाहिए। पूर्व वाला सूत्र था, ठीक है, तो वो तो पुत्र अंत में भी करेगा, पुत्र अंत में। अभी एक मिनट, अच्छा, पुत्रांतात प्रातिपदिक, यह पूर्व सूत्रेण, पूर्व सूत्र ये वाला है वास्तव में। कौन सा था, ये था, ये वाला उदीचाम वृद्धात अगोत्रात, ये वाला है। इससे क्या है, सामान्य रूप से सबसे पुत्र कोई अंत में हो चाहे अकेला हो, सबसे ही है। ठीक है, तो इससे क्या था, अगोत्रवाची वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक से पुत्रांत से फी प्रत्यय प्राप्त था, बेहता माने उसी से विधान करेंगे फी। ये सूत्र क्या करता, तस्मिन परभूते माने उस फी प्रत्यय के परे रहते विकल्प से कुक आगम करता है। कुक कर देगा, कुक कर देगा, कुक नहीं होगा। किनके, उदीच्य आचार्यों के मत में। उदीच्य आचार्यों के मत में क्या कर देगा, ये एक बार फी के पहले तो कुक आगम करेगा, कुक नहीं करेगा, दो रूप बन गए। ठीक है, और एक बार क्या होगा, विकल्प से, ये वाला आपका ये विकल्प से कर रहा है, तो हाँ, उदीच्यों के मत में और अन्यों के मत में, अन्यों के मत में ये होगा, ये है उदीच्यों के मत में, और तो अन्य जो आचार्य उनके मत में अतः से ये हो जाएगा, तो तीन रूप बन जाएंगे। उदीच्यों के मत में दो बन जाएंगे और तीसरा बनेगा अन्यों के मत में। ठीक है, ये देखिए, तो गार्गी पुत्र कायणी है, यहाँ क्या हुआ, कुक आगम हो गया, कुक का आ गया, बाकी सब समान है। गार्गी पुत्र शब्द है, गार्गी के पुत्र का पुत्र, ये अर्थ आता है। और गार्गी पुत्रायण है, यहां पर कुक आगम नहीं हुआ है, केवल फी हुआ है बस। वास्तव में ये सूत्र क्या कर रहा है, विकल्प से कुक आगम कर रहा है, फी प्रत्यय तो उसी से होगा, 57वें सूत्र से, 157वें से।
और गार्गी पुत्री अन्यों के मत में अतः से ये हो जाएगा, तो गार्गी पुत्री ही, गार्गी पुत्री माने गार्गी के पुत्र का पुत्र। वात्सी पुत्र कायणी ही, और वात्सी पुत्रायणी, वात्सी पुत्री ही। पुत्री का अर्थ पुत्री दीर्घ नहीं है, ह्रस्व है, पुल्लिंग है, पुरुष को कह रहा है। तो ये अनंतरापत्ति भी हो सकता है, गोत्रापत्ति भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। गार्गी के पुत्र का पुत्र भी हो सकता है, और गार्गी के पुत्र का जो गार्गी के पुत्र का पुत्र भी हो सकता है? और आगे के भी हो सकते हैं। युवापत्ति नहीं होगा, ठीक है। तो सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है, सरल है। यहाँ पर गुरुजी ने हिंदी में लिख दिया, वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। और मैं पढ़ देता हूं आपको। गोत्र से भिन्न वृद्ध संज्ञक पुत्रांत प्रातिपदिक से पूर्व सूत्र से विहित जो फी प्रत्यय उसके परे रहते विकल्प से कुक आगम होता है। पूर्व सूत्र उदीच्याम उदीच्याम आदि उससे फी प्रत्यय का विकल्प से विधान है। विकल्प से माने ये सूत्र उदीच्यों के मत में करता है, दूसरों के मत में नहीं करता, यही विकल्प है वास्तव में। ये तो यहाँ फी परे रहते कुक आगम का भी विकल्प का है, सो 3 रूप बनते हैं। प्रथम कुक आगम तथा फी प्रत्यय का यथा गार्गी पुत्र कायणी, और द्वितीय जब कुक आगम पक्ष में कुक आगम नहीं हुआ, केवल फी प्रत्यय हुआ तो गार्गी पुत्रायणी है। और तृतीय जब पक्ष में फी प्रत्यय न होकर के ईय होगा, इस पक्ष में कुक आगम भी नहीं होगा, क्योंकि कुक आगम का विधान तो फी के संयोग में है, तब गार्गी पुत्री ही प्रयोग बनेगा। और ध्यान देंगे, चौथा रूप इसका पीछे से महाविभाषा चली आ रही है, समर्थानम विग्रह वाक्य भी रहेगा। गार्गी पुत्रस्य अपत्यम, ये भी रहेगा। चारों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें 2 तो उदीच्यों के मत में होंगे, और जो विग्रह वाक्य वाला होगा गार्गी पुत्रस्य अपत्यम, ये सबके मत में होगा, और अन्यों के मत में केवल एक होगा, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका प्राचाम वृद्धात फिन बहुलम। प्राचाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, अवृद्धात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, फिन प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, बहुलम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति ही तस्यापत्यम तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थ अवृद्ध संज्ञकात् प्रातिपदिकादपत्ये अर्थे बहुलम फिन प्रत्ययो भवति प्राचाम आचार्याणाम मतेन। कह रहे हैं अवृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में बहुल करके फिन प्रत्यय होता है, ठीक है। प्राचाम आचार्याणाम मतेन, जो प्राच्य आचार्य हैं, प्राच्य माने प्राच्य पूर्व दिशा के आचार्य, उनके मत में। तो क्या है, कुछ उदाहरण दिया है, ग्लुचुकस्यापत्यम ग्लुचुकायने, आहिचुंबकायने, पक्षे इय ग्लौचुकी आहिचुंबकी, ठीक है। तो ग्लुचुकस्यापत्यम ग्लुचुकायनी है, ये क्या हो गया, बहुल करके, ये अवृद्ध संज्ञक है, ध्यान देंगे वृद्ध संज्ञक नहीं है, ठीक है। यहाँ अवृद्धात कह दिया, पहले वृद्ध चल रहा था। और ये क्या है, अपत्य अर्थ में क्या होगा, फिन प्रत्यय हो गया प्राच्य आचार्यों के मत में, तो ग्लौचुकायनी बन गया। आहिचुंबकायनी बन गया ये, ठीक है। फिन प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पे वृद्धि नहीं होगी, ध्यान देंगे। पक्षे अत ईय से ईय हो जाएगा अन्यों के मत में, तो ग्लऊ चुकी ही आहि चुंबकी ही, यहाँ पर ईय हो गया, ईय होने से वृद्धि हो गई है। तो 2 रूप बन जाते हैं, एक प्राच्यों के मत में, एक अन्यों के मत में। चलिए, मनोर्जाता वन्यतौ शुक्च, मनोह पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, जातौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, ऐतौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम।
शुक प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तम च अव्ययपदम समासः ऐ च यत् च ऐ यतौ इतरेतर योग द्वन्द्वः सरला ऐ और यत् प्रत्यय। अर्थ इसमें ऊपर से देखिएगा, यहां पर अनुवृत्ति नहीं दिखाई है, अनुवृत्ति नहीं दिखाई है। वस्तुतः इसमें ऊपर से अनुवृत्ति नहीं दिखाने पर भी क्या है, इनकी अनुवृत्ति आई, मैं बता देता हूं आपको। इसकी तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आएगी, और समर्थानाम प्रथमाद्वा समर्थ की आएगी। ठीक है, तो इसकी अनुवृत्ति यहां पर नहीं लाते हैं। जो वर्तमान के वैयाकरण लोग हैं वो यहां तस्यापत्यम की अनुवृत्ति नहीं लाते हैं। इन पदों की अनुवृत्ति आएगी, वहां लिखी नहीं है, छूट रही है, तो इसकी अनुवृत्ति वहां पर आएगी। ठीक है, तस्यापत्यम की अनुवृत्ति नहीं लगाई गई है। अर्थ मनु प्रातिपदिकात् ऐ यत् इत्येतौ प्रत्ययो भवता तत्संयोगेन च तस्य शुक आगमो भवति समुदायेन चेत जातिर्गम्यते। अपत्य की अनुवृत्ति तो नहीं आ रही यहां पर। कहते हैं मनु प्रातिपदिक है, उससे ऐ और यत् प्रत्यय होते हैं, और उस ऐ और यत् के साथ में शुक आगम हो जाता है उस मनु शब्द को, तो आद्यंत टकित उसे अंत में हो जाता है। और कहते कब होता है, समुदायेन चेत, समुदाय माने प्रकृति और प्रत्यय, प्रातिपदिक और प्रत्यय मिलकर के इन दोनों से जाति का बोध होता हो, ये जातिर्गम्यते, यहाँ जातौ लिखा है, जातौ, तो जाति का बोध होता हो, अपत्य का अर्थ वो बोध नहीं होता हो, जाति। तो क्या ऐ का दिखा रहा है मानुषाः, तो मानुषाः मनु प्रातिपदिक से क्या है, मनुषाः वो मनोह, मनोह इदा मनोह अयम मनुष्यः, और ऐसे ही मानुषाः, यहां पर क्या ऐ हो जाएगा तो आदिच को वृद्धि हो जाएगी, और शुक आगम हो गया, अंत में बैठ गया ये इसके, और ऐ का तो मानुषा हो गया, और जब यत होगा तो वृद्धि नहीं होगी तो मनुष्य बनता है, मनुष्य यहीं पर बनता है। ठीक है, अब यहां पर गुरु जी की हिंदी देख लीजिएगा। मनु शब्द से जाति को कहना हो तो ऐ और यत प्रत्यय होते हैं, तथा मनु शब्द को शुक आगम भी हो जाता है। यहाँ तस्यापत्यम का अधिकार आते हुए भी संबद्ध नहीं होता, यह जानना चाहिए। मनु शब्द से शुक आगम होकर आद्यंत टकित से अंत में बैठकर मनु शुक ऐ और वृद्धि होकर के तदितश्चामादे से मानुषः बना, यत में मनुष्य बन जाएगा। ठीक है, ये तो गुरुजी ने इसका अर्थ दिखा दिया जी। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये करना है, यहां पर कुछ अपना मत दिखा रहे हैं। ये वस्तुतः मानुषा और मनुष्य ये क्या है, जाति का बोध करते, संपूर्ण मानव जाति का बोध कराते हैं। ये शब्द जाति का बोध हो रहा है मनु शब्द से। ठीक है, अब गुरुजी का कहना है कि इसमें यहां पर कुछ लोग, जो गुरुजी ये कह रहे हैं कि आजकल के जो वैयाकरण है अथवा टीकाकार है वो यहाँ पर अपत्य की अनुवृत्ति नहीं लाते हैं, बस मनु की जाति, मनु का यह, बस मनु शब्द से जाति गम्य, जाति को कहने के लिए प्रत्यय होता है। ठीक है, तो अब यहां पर गुरुजी ने टिप्पणी लिखी हुई थी। अच्छा चलिएगा, टिप्पणी मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। इस पीडीएफ में टिप्पणी रह गई है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। बाकी आपके पास में पुस्तक होनी चाहिए, पुस्तक में आप देखिएगा। आपके सहयोग के लिए मैं पढ़ के बताता हूँ इसको।
या क्या लिखा है गुरुजी ने? गुरुजी इस पर टिप्पणी लिखी हुई है, नंबर 1 लिखा हुआ है वहां पर, यह अभिप्राय सांप्रतिक वैयाकरणों का है। जो ये बात गुरुजी लिख रहे हैं यहाँ पर कि ये अपत्य की अनुवृत्ति नहीं आती है, ये वर्तमान के जो वैयाकरण लोग हैं उनके अकॉर्डिंग है। वस्तुतः यहाँ अपत्यार्थ का संबंध भी जानना चाहिए। गुरुजी का मत है कि यहाँ पर अपत्य का संबंध बैठता है, उसका कारण दे रहे हैं, हेतु। अन्यथा मनुष्य कस्मात् मनोरपत्यम मनुष्यो वा यह निरुक्तकार यास्क का वचन 3-2 उपपन्न नहीं होगा। जो यास्काचार्य हैं उन्होंने अपने निरुक्त में मनुष्य शब्द की सिद्धि की है, तो वहां पर वो व्युत्पत्ति दिखाते हैं मनुष्य कस्मात्। मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं? तो कहते हैं मनोरपत्यम, ये मनु का अपत्य है, तो मनु का अपत्य होने के कारण से मनुष्य है या मानुष है। ठीक है, यह निरुक्तकार का वचन है, उत्पन्न नहीं होगा। यदि अपत्य का संबंध नहीं लाएंगे तो फिर निरुक्तकार क्यों कह रहे हैं, गलत हो जाएगा। अतः जैसे अन्यत्र कुत्सादि विशिष्ट अर्थ गम्यमान होने पर अपत्यार्थ में प्रत्यय होते हैं, वैसे ही यहाँ भी जाति विशिष्ट अर्थ गम्यमान होने पर मनु से अपत्यार्थ में ही प्रत्यय होता है। अन्यथा अपत्य प्रकरण में सूत्र का पाठ भी निष्प्रयोजन होगा। पीछे भी तो आया था, कुत्सा गम्यमान होनी हो रही हो तो इस प्राप्त से प्रत्यय हो जाता अपत्य अर्थ में। तो वैसे ही यहाँ पर जाति गम्यमान हो रही हो तो मनु शब्द से अपत्य अर्थ में क्या हो जाएगा, आई और एक प्रत्यय हो जाएंगे। अब मनु शब्द का अर्थ क्या है? एक तो मनुस्मृति को लिखने वाले एक आचार्य हुए हैं मनु, महर्षि मनु, ध्यान दीजिएगा। परंतु मनु वास्तव में जो नाम है, मनु का जो अर्थ है वो क्या है? मनु किसको बोलते हैं? कहते हैं मननात् मनु, मनन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको मनु बोलते हैं, और उसकी संतानों को मनुष्य बोलते हैं। तो अपत्य अर्थ में हम ऐसा भी कह सकते हैं मनोरपत्य, मनन करने वाला मननशील व्यक्ति को की संतानों को मनुष्य कहा गया जाता है। ठीक है, वस्तुतः अब ये शब्द यहां पर इससे सिद्ध हो रहा है, परंतु अब ये रूढ़ हो गया है मनुष्य जाति के लिए, जिसके 2 हाथ 2 पैर और इस प्रकार की बनावट होती है, उसको कहते हैं मनुष्य। ठीक है, अब इस प्राणी की जो भी संतान होगी उसको मनुष्य कहा जाएगा। ये किन्हीं शास्त्रों में इस अर्थ के अनुसार व्युत्पत्ति की जाती होगी, उसको महर्षि पाणिनि ने यहां पर दिखाने का प्रयास किया है। परंतु अब तो जो मनन करे चाहे ना करे, जो इस प्रकार के शरीर की आकृति वाला जो भी प्राणी है उसको मनुष्य कहेंगे, चाहे किसी भी देश का हो। तो इसलिए अब यहां पर गुरुजी ने तो कह दिया कि अपत्य की अनुवृत्ति लानी चाहिए, नहीं तो यास्क का वचन का संबंध नहीं ठीक से बैठेगा। तो अब हम ऐसा ही कर लेते हैं, यहां पर मनोरपत्य मानुषा मनुष्य, मननशील की जो संतानें होती हैं वो मनुष्य कहलाती है, मनुष्य है। हम भी तो मननशील की संतान है, आप भी मननशील की संतान है, तो इसलिए हम भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं। ठीक है, अंग्रेजों की संतान वो भी मननशील की संतान है, वो भी मनुष्य है, सबकी संतान है मनुष्यशील, मननशीलों की संतान है। तो इसलिए जो वो अब जो महर्षि मनु हैं, केवल उसी की उन्हीं की संतानों को यदि मनुष्य कहेंगे तो बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। अब मनुष्य शब्द संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, क्योंकि संपूर्ण विश्व के लोग मनु की संतान तो नहीं है जी, ये तो सभी लोग मानते हैं। मनु, महर्षि मनु की संतान ही सारे संसार में है,
जितने भी मनुष्य दिख रहे हैं ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए जाति माने एक मानव जाति है, ठीक है। आकृति भी समान आकृति वाली जो होती है उसको जाति माना गया है। तो इसलिए अब ऐसा ही व्युत्पत्ति कर लेंगे और मनुष्य शब्द की सिद्धि इसी सूत्र से कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब ये सूत्र पहले भी आपको पढ़ा दिए गए हैं और थोड़ा सा अब आपको अच्छी प्रकार से जल्दी से समझ में आ जाएंगे। अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, अपत्यम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, पौत्र प्रभृति प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, गोत्रम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। समास पौत्र प्रभृतिर्यस्य तत्पौत्र प्रभृति बहुब्रीहि समास। माने पौत्र प्रवृत्ति माने से, आदि से, पौत्र आदि से, माने पौत्र है प्रारंभ जिसका, ऐसा। तो पौत्र से माने पुत्र के पुत्र से लेकर आगे, तो पौत्र प्रवृत्ति हो गया। अर्थ पौत्र प्रवृत्ति यदापत्यम तद गोत्र संयम भवति संज्ञा सूत्र मिदम, ये संज्ञा सूत्र है। पौत्र प्रवृत्ति माने पुत्र का पुत्र, वहां से जो भी आगे की संतानें होती हैं उनका शास्त्र में गोत्र संज्ञा हो जाती है, वो गोत्र हो जाते हैं। गोत्र बार बार पढ़ रहे थे, अब समझ में आ गया होगा। पौत्र माने पुत्र का पुत्र से आगे गोत्र संज्ञा होती है। किसी के भी नाम से गोत्र चलेगा तो जिसके नाम से चलेगा उसके अपत्य को तो गोत्र नहीं कह सकते, उसके तीसरी पीढ़ी से गोत्र चालू होता है उसके नाम से। यदि मेरे नाम से गोत्र आरंभ होगा तो मेरा पुत्र मेरे गोत्र में नहीं आएगा, मेरे पुत्र का पुत्र मेरे गोत्र से, मेरे नाम के गोत्र से जाना जाएगा, और उसके आगे की संतानें जितनी भी हो जाएंगी अनगिनत आगे वंश में, वो सब मेरे नाम के गोत्र से चल सकती हैं, जानी जा सकती हैं। तो वही है, जैसे गर्गस्य अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति में गर्ग का अपत्य कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा कुछ भी हो सकता है, तो वो हो जाएगा गार्ग्य। परंतु गर्ग का पुत्र माने गर्गस्य अनंतरापत्यम नहीं होगा गार्ग्य, वो तो गार्ग्य ही होगा। और वत्सस्य गोत्रापत्यम वात्स्य, ये सिद्धियां पहले बहुत बार कर दी है, करने की आवश्यकता नहीं। चलिएगा, ये हो गया आपका। जीवति तु वंशे युवा, युवा संज्ञा वाला ये। जीवति सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम तु अव्ययपदम, वंशे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, युवा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति, और कहते हैं वंशः, वंश क्या है, संतति प्रबंध। संतति प्रबंध का अर्थ संतति का नैरंतर्य, संतान की संतान की संतान की संतान की संतान, संतान की संतान, संतान की संतान, ये क्रम चलना ही क्या है, संतति प्रबंध, और इसी को कहते हैं वंश। मेरा पुत्र, पुत्र का भी पुत्र, पुत्र का भी पुत्र, पुत्र का भी पुत्र, बीच में गैप नहीं आना चाहिए, ध्यान देंगे। वस्तुतः जो इस भारत देश के अंदर वंश परंपरा चलती है वो पुत्र को लेकर के चलती है, पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश रहा है। ठीक है, सही गलत की बात हम नहीं करेंगे, यहाँ पर जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो पुत्र का पुत्र, पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र नहीं चलेगा, पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र, ये वंश परंपरा है। वंशी भवः वंश्यः तस्मिन् दिगादित्वात्, ये इससे यत् प्रत्यय, माने वंश में होने वाला, माने इस संतति प्रबंध, संतति नैरंतर्य में होने वाला जो संतान है उसको कहा है वंश। ये यत् प्रत्यय हो गया, ये आगे पढ़ लेंगे भव अर्थ में। अर्थ वंशे पित्रादौ जीवति सति पौत्र प्रवृत्तेर यदपत्यम चतुर्थादारभ्य यद युव संयम भवति तद युव संयम भवति। कहते हैं वंश में पित्रादौ के जीवते, पिता आदि के जीवित रहने पर, पिता आदि के जीवित रहने पर पौत्र प्रवृत्ति, यहां पर क्या लिया है, पौत्र लिया है, पुत्र नहीं लिया।
हाँ, यहाँ पर भी पौत्र है, पौत्र प्रवृत्ति माने तीसरे से आगे, यद अपत्यम माने यहां पर क्या है, तीसरा को छोड़ना है, उसका अपत्य लेना है, पौत्र का अपत्य, और उससे आगे के अपत्य आ जाएंगे। ऊपर वाले में गोत्र संज्ञा हो रही थी पौत्र से ही, और यहां पर हो रही है पौत्र के अपत्य से। तो जो पौत्र माने गर्ग है, गर्ग का पुत्र है और उसका पुत्र है, ठीक है। तो उस पुत्र का भी आगे जो पुत्र होगा उसकी क्या हो जाएगी, यदि गर्ग अथवा गर्ग का पुत्र अथवा गर्ग के पुत्र का पुत्र जीवित है, कोई भी जीवित है उसमें, तो जो गर्ग का जो चौथा है, उस चौथे युवा पीढ़ी, जो वंश में चौथी जो युवा पीढ़ी है, जो संतान है, उसकी युवा संज्ञा होगी। पूर्व सूत्रात् यद पौत्र प्रवृत्ति इति अनुवर्तते तदत्र षष्ठ्या विपरिणम्यते तेन चतुर्थादारभ्य युव संज्ञा भवति। ऊपर जो पौत्र प्रवृत्ति ये प्रथमा ली थी, तो इसको यहां पर नीचे क्या कर दिया, षष्ठी कर दिया, और पौत्र प्रवृत्ति का अपत्य ऐसा कर दिया अर्थ। पौत्र नहीं आया, पौत्र का पुत्र आ गया, उसका भी आगे की संतान आ गई। तो वहां से चौथे से आरंभ होती है युवा संज्ञा, ठीक है। यदि गर्ग के कुल में किसी की युवा संज्ञा होगी सबसे पहले करेंगे तो क्या है, गर्ग की चौथी पीढ़ी से आरंभ होगी, और गोत्र संज्ञा तीसरी पीढ़ी से आरंभ हो जाती है। अब देखिएगा, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। उदाहरण, गार्ग्यस्य युवापत्यम गार्ग्यायणः, वात्स्यस्य युवापत्यम वात्स्यायनः। तो गार्ग ये क्या हो गया, तीसरा हो गया। अब गार्ग पौत्र हो गया गर्ग का, और उसका भी पुत्र है, और ये गर्ग अथवा गर्ग का पुत्र अथवा गर्ग का पौत्र जीवित है, तो जो चौथा है उसकी गोत्र संज्ञा नहीं होगी, क्या होगी, युवा संज्ञा होगी, ठीक है। तो उसको युवा संज्ञा को कहने के लिए क्या आता, गोत्राद्युम्न स्त्रियाम से गोत्र प्रत्यंत शब्द से युवा प्रत्यय आता है। तो यहां पर क्या हो गया है, ये फक प्रत्यय हो गया था, ठीक है। फक प्रत्यय होता है, यही ओष्ठ से फक प्रत्यय हो गया था। सिद्धि हमने पहले करा दिया आपको, कोई परेशानी नहीं है। अब यहां पढ़ लीजिएगा, देखिएगा, वंश का अर्थ संतति का नैरंतर्य है। उस वंश में होने वाले जो पिता पितामह आदि वे वंश कहलाएंगे। ऊपर सूत्र से जो प्रथमांत पौत्र प्रवृत्ति आ रहा है वह यहाँ षष्ठी विभक्ति में बदल जाएगा। तो अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा, पौत्र प्रवृत्ति का जो अपत्य उसकी वंश माने पिता आदि के जीवित रहने पर युवा संज्ञा ही होती है, तू माने होती है। पौत्र प्रवृत्ति के षष्ठी में विपरिणाम होने से पौत्र प्रवृत्ति का जो अपत्य अर्थात चौथे की युवा संज्ञा होती है, तीसरे की नहीं होगी, क्योंकि पौत्र प्रवृत्ति का षष्ठी कर दी हमने। तीसरे की नहीं, ऐसा अर्थ हुआ। गोत्रादि स्त्रियां के नियम से गार्ग्य से फक होकर के गार्ग्यायण बना। क्या बन गया, गार्ग्यायण बन गया। तो ये गार्ग्य से फक हो जाएगा, यही ओष्ठ चाहिए सूत्र, यही ओष्ठ से तो गार्ग्यायण सिद्धि कर दी। तो ये युवा संज्ञा आपको समझ लेनी है, युवा संज्ञा क्या होती है। चलिएगा, युवा संज्ञा का एक सूत्र और है, एक क्या, अभी दो हैं और। भ्रातरी च ज्यायसी, भ्रातरी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम च अव्ययपदम, ज्यायसी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति जीवति युवा अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ, जायसी भ्रातरी जीवति सती पौत्र प्रवृत्तेरपत्यम कनीयान भ्राता युव संज्ञो भवति अवंशार्थोयम आरंभः। अब इसको समझ लीजिएगा, ये भी सरल ही है, कुछ कठिन नहीं है। जायसी भ्रातरी, बड़े भाई के जीवित रहने पर भी क्या है, पौत्र प्रवृत्ते अपत्यम, यानी पौत्र प्रवृत्ति चौथे से आरंभ करके आगे यदि उस वंश में बड़ा भाई भी जीवित है तो भी क्या है, छोटे भाई की युवा संज्ञा होती है, गोत्र संज्ञा नहीं होती है।
क्या होती है? युवा संज्ञा होती है, गोत्र संज्ञा नहीं होती है। अब यहाँ अवंशार्थोऽयम् आरंभ, हमने बताया था कि वंश यानी संतति का नैरंतर्य, इसको ऐसा मान के चलेंगे, ठीक है। देखिएगा, टेबल बना लेते हैं एक बार समझने के लिए। जब समझना ही है तो एक बार समझा देते हैं आपको। देखिए, वंश जैसे ये है गर्ग, गर्ग है। अब गर्ग के दो पुत्र हो गए, क्या हो गए? दो पुत्र हो गए। एक पुत्र ये है और एक पुत्र ये है, ठीक है। अब इनके दो दो पुत्र हो गए, इनके भी पुत्र दो दो हो गए। मानिएगा हम इसके तीन पुत्र कर देते हैं, एक के दो पुत्र हो गए, एक के तीन पुत्र हो गए, ठीक है। अब देखिएगा, फिर इनके भी पुत्र हो गए, इनके भी पुत्र हो गए। इनका हम एक एक पुत्र मान लेते हैं, इसका एक पुत्र, इसका भी एक पुत्र, और इसके हम दो पुत्र मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसके, इसका एक पुत्र हो गया और इसके दो पुत्र हो गए, ठीक है। बस इतना ही देख लेते हैं। कितनी पीढ़ी हो गई? एक, दो, तीन और चार, चार पीढ़ी हो गई। अब क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये गर्ग है। वंश में गर्ग का पुत्र ये दो हैं, क्या है? दो हैं। तो गर्ग का इसके साथ और इसके साथ संबंध है, ठीक है। अब ये यहां से इसका अपना अलग चल पड़ा, इसका अपना अलग चल पड़ा। अब यहां से बंटवारा हो गया, इसके भी तीन पुत्र हो गए और इसके दो पुत्र हो गए। अब ये वाले जो पुत्र हैं तीन, ये इसके वंश में नहीं आएंगे, ये इसके वंश में नहीं आएंगे, क्या है? और इसके ये पुत्र हैं, इसके वंश में नहीं आएंगे, और इसके पुत्र इसके वंश में नहीं आएंगे। हाँ, गर्ग के वंश में तो आ जाएंगे, गर्ग के वंश में तो आ जाएंगे, ध्यान देंगे। तो अब ये देखिए, ये जो तीन भाई हैं, मानिएगा यहां पर तीन भाई हैं, तो ये भाई इस वंश का नहीं है, ध्यान देंगे। थोड़ा सा कैमरा ऑफ हुआ था तो कुछ पढ़ाया नहीं है, मैं दोबारा बता देता हूं आपको। साउंड तो आ ही रही होगी आपको। तो क्या है, ये जो भाई होते हैं ये आपस में, ये भाई इस वंश में नहीं आएगा, ये पुत्र ये गर्ग के वंश में ये तो आ जाएगा, गर्ग के वंश में आ जाएगा, परंतु ये आपस में भाई भाई एक वंश में नहीं आते, भाई भाई वंश में नहीं आते। वंश माने गर्ग पुत्र, पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र, ये चलता है श्रृंखला। ऐसे इधर भी चलती रही है, गर्ग का ये पुत्र और इसका भी ये पुत्र, माने इसके वंश में ये तीन तो आ जाएंगे फिर, परंतु ये आपस में एक वंश नहीं माने जाएंगे। ये एक भाई ये नहीं कह सकता ये मेरे वंश का, मैं इसके वंश में, सीधा चलता है ऊपर से पिता पुत्र चलता है, भाई नहीं चलता। ऐसे व्यवहार में तो कहते हैं कि भाई जिस वंश का ये है उसी वंश का मैं उन्हें, ये वंश में पुत्र का, ये पिता है इनका, तो ये पिता पुत्र का और पिता पुत्र का आपस में इनका वंश संबंध नहीं होता।
ठीक है, सीधी कड़ी चलती है आगे 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 आगे। ठीक है, ये इस वंश में आता है, ये भी इस वंश में आता है, ये भी इस वंश में आता है, परंतु ये इसके वंश में नहीं आता, इसके वंश में नहीं आता, ऐसा है। तो इसलिए क्या है, संतति की निरंतर परंपरा जो वो प्रबंध है, निरंतर है, उसमें भाई की वंश संज्ञा नहीं है, भाई की वंश संज्ञा नहीं है। इसलिए अब भाई वंश में नहीं आता है तो उससे गोत्र संज्ञा, युवा संज्ञा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पौत्र प्रवृत्तिर यद अपत्यम, पौत्र प्रवृत्ति का जो अपत्य, उसको कहने के लिए युवा संज्ञा हो रही थी जी, बड़े भाई के वो पिताजी के जीवित रहने पर। परंतु भाई वंश में नहीं आता है शास्त्रीय परंपरा में, तो भाई के जीवित रहने पर, बड़े भाई के जीवित रहने पर क्या युवा संज्ञा प्राप्त नहीं थी। पिता आदि मर गए, बड़ा भाई जीवित है, बड़ा भाई वंश में नहीं आ रहा है, तो छोटे भाई की गोत्र संज्ञा प्राप्त हो रही थी। तो इन्होंने कहा, महर्षि पाणिनि ने, कि शास्त्र ऐसा कहते हैं, जो प्रवर अध्याय हैं जो गोत्र के विषय की जानकारी देते हैं, उनमें ऐसा माना गया है कि पिता आदि के मर जाने पर यदि बड़ा भाई भी जीवित है तो छोटे भाई की गोत्र संज्ञा नहीं होगी, युवा संज्ञा होगी उसकी। ठीक है, चलिएगा, आ जाइएगा। तो वही कह रहे हैं, यथा गार्ग्यस्य द्वौ पुत्रौ तयोः कनीयान् भ्राता मृते पित्रादौ वंशे जायसी भ्रातरि जीवति सति युव संज्ञो भवति। कहते हैं कि गार्ग्य के दो पुत्र हैं, उनमें छोटा भाई क्या है, छोटा भाई मृते पित्रादौ वंशे, माने वंश में पित्रादि, पिता आदि के, पिता बाबा आदि के मर जाने पर, जायसी भ्रातरी, बड़े भाई के जीवित रहने पर, सती रहने पर, युव संज्ञको भवती, छोटा भाई युव संज्ञक होता है, गोत्र संज्ञक नहीं होता है। ठीक है, तो देखिएगा आगे उदाहरण दिया है, जैसे गार्ग्यायणो अस्य कनीयान भ्राता गार्गे जीवति, माने बड़ा भाई तो गार्गे है, बड़ा भाई, छोटा भाई क्या गार्ग्यायण बन जाएगा, माने अस्य, माने इसका, इस बड़े भाई का ये गार्ग्यायण कनीयान भ्राता, छोटा भाई गार्ग्यायण बनेगा, युवा संज्ञक बनेगा। क्योंकि गार्ग्य माने जो बड़ा भाई है उसकी तो गोत्र संज्ञा है, क्योंकि पिता आदि तो मर गए, तो उसकी तो गोत्र संज्ञा हो जाएगी अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम से, तो छोटे भाई की गार्ग्यायण संज्ञा हो गई। अब गुरुजी ने हिंदी में लिखी है, उसको मैं पढ़ के बता देता हूं। वंश पिता आदि को कहते हैं, वंश भाई वंश में नहीं आ सकता, पिता आदि के मर जाने पर अवंश होने के कारण पूर्व सूत्र से बड़े भाई के जीवित रहते छोटे भाई की युवा संज्ञा प्राप्त नहीं थी, उपसंज्ञा, गोत्र संज्ञा ही प्राप्त थी। अतः विधान कर दिया कि जायसी भ्रातरी, बड़े भाई के जीवित रहते माने पित्रादियों के मर जाने पर, पिता बाबा आदि के मर जाने पर, पौत्र प्रवृत्ति का जो अपत्य माने छोटा भाई, उसकी भी युवा संज्ञा हो जाती है। अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति से गोत्र संज्ञा ही प्राप्त थी, युव संज्ञा का विधान कर दिया। उदाहरण के लिए, यदि गार्ग्य माने पौत्र है, गर्ग का पौत्र के दो पुत्र हों, उनमें पित्रादियों की मृत्यु हो चुकी हो, केवल दोनों भाई जीवित हों, ठीक है, तो उनमें छोटा भाई, जो छोटा भाई होगा उसकी युवा संज्ञा होगी, सो वह गार्ग्यायण कहा जाएगा, पर बड़े भाई की गोत्र संज्ञा ही होगी, सो वह गार्ग्य ही कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा,
इससे संबंधित एक सूत्र और है, इसको आज ही समापन कर देते हैं, ठीक है। वान्यस्मिन् सपिंडे स्थविरतरे जीवति, वा अव्यपदम अन्यस्मिन् सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, सपिंडे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, स्थविरतरे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, जीवति सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। समास समानम पिंडम यस्य स सपिंडः बहुव्रीहि, यानी समानम पिंडम यस्य स सपिंडः, सपिंड का भी अर्थ बताएंगे ये। सप्तम पुरुषावधि सपिंडता भवति, माने सप्तम पुरुषावधि माने 7 पीढ़ी कह सकते हैं। माने मेरे पिता 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 इस प्रकार से, पिता माने पिता चाचा ताऊ भी आ जाते हैं उसमें, माने 7 पुरुष तक, 7वें पुरुष तक क्या चलती है, सपिंडता चलती है। अनुवृत्ति अभी हिंदी में देखें, अनुवृत्ति जीवति युवा अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति, अर्थ भ्रातुरन्यस्मिन् सपिंडे स्थविरतरे वृद्धतरे जीवति सति पौत्र प्रवृत्तेरपत्यम जीवदेव युव संयम वा भवति। कह रहे हैं भाई, मैं ऊपर वाला सूत्र से तो भाई की हुई तो बड़े भाई की, तो बड़े भाई से अन्य, क्या बड़े भाई से अन्यस्मिन् सपिंडे स्थविरतरे, माने बड़ा भाई, बड़े भाई को तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है, उसके तो रहते युवा संज्ञा कर दी। बड़े भाई से कोई भी अवंश में 7 पीढ़ियों में, 7 पीढ़ी अर्थात 7 पीढ़ी तो लंबा चला जाएगा, 7 पीढ़ियों में कोई भी यदि जीवित है तो कहते हैं स्थविर पौत्र प्रवृत्ते, माने तो चौथा अपत्य है, चौथा से फिर आगे के बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। उनमें से जो उनके माने युवापत्यम जीवद एव युव संयम वा भवति, जीता हुआ एक मिनट तो जीवत यहां पर चले सती पौत्र प्रवृत्ते यदापत्यम जीवद एव युव संयम वा भवति। जो पौत्र प्रवृत्ति माने चौथा अपत्य यदि जी रहा है तो, माने जीवित चौथा अपत्य होना चाहिए, मरने के बाद नहीं, जीते जी उस चौथे अपत्ति की या उससे आगे जो अपत्ति जीवित होना चाहिए तब उसकी विकल्प करके युव संज्ञा होती है, माने विकल्प करके युव संज्ञा होती है, अर्थात उसके पक्ष में गोत्र संज्ञा भी हो जाती है, ठीक है। अब इसको थोड़ा अभी देखेंगे, ये सिद्धांत कौमुदी है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, इसमें थोड़ा अच्छी प्रकार से और बताया गया है। मैं केवल इसकी हिंदी बताऊंगा आपको जिससे समझ में आ जाए, सुनिएगा ध्यान से। एक तो यहां पर इस प्रथमावृत्ति के अंदर ये वाला जो जीवती शब्द लिया है, ये क्या माना है, सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत माना है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीकार ने इस पद को क्या माना है, तिगंत पद माना है। क्या माना है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या माना है, तिगंत माना है, इसको तिगंत पद माना है। ये लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन माना है। वैसे मेरी दृष्टि से ये तिगंत पद यहां पर उचित लगता है उसका अर्थ, क्योंकि पौत्र प्रवृत्ति या अपत्यम जीवति, माने यदि जीता है तो, जी रहा है तो, या सप्तमी का ये सप्तमी व्यक्ति मानना ठीक नहीं, ऊपर से जो आ रहा था ये सप्तमी,
ये तो सप्तमी ठीक है, इसका तो सप्तमी के साथ सप्तमी से संबंध लग जाएगा। इसको हमें तिङंत मानना चाहिए। सबसे पहला विशेष बात तो ये है। तिङंत मानने पर अर्थ होगा जो पौत्र प्रवृत्ति का अपत्य है वो जी रहा है तो उसकी विकल्प से युवा संज्ञा होगी, यदि कोई 7 पीढ़ियों में कोई पूर्वज जीवित है तो। ठीक है, तो गार्ग्यस्यापत्यम गार्ग्यायण पक्षे गोत्र संजय व गार्ग्य, उसको गार्ग्य भी कह सकते हैं और गार्ग्यायण भी कह सकते हैं। वात्स्यायन वात्स्यो। अब इस पर आ जाते हैं। ठीक है, फिर वहां देख लें गुरु जी की बात। ये आचार्य गोविंद प्रसाद जी हैं, गोविंदाचार्य जी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। यहां पर जो स्थविर ये शब्द पड़ा हुआ है, स्थविर तरफ प्रत्यय लगाने से यह अर्थ निकलता है कि पद और आयु में, आयु में भी बड़ा होना चाहिए और पद में भी बड़ा होना चाहिए। पद का अर्थ है उसको हमारे कुल में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ हो, माने लोग उसकी बात को मानते भी हों। धर्मशास्त्रों में 7 पीढ़ियों के व्यक्तियों को सपिंड कहा गया है। तो धर्मशास्त्र हैं वैदिक संस्कृति में, तो उसमें 7 पीढ़ियों को सपिंड कहते हैं। तो ये सपिंड यहां पर लिया, तो सपिंड का अर्थ है 7 पीढ़ी। जैसे स्वयं, फिर उसके पिता, मानिएगा मैं अपनी 7 पीढ़ी गिन रहा हूं, तो मैं स्वयं हो गया, फिर उसके पिता माने मेरे पिता। ठीक है, फिर उसके पिता माने मेरे पिता के पिता, पिता कौन हो गए? पितामह। मेरे पिता के पिता मेरे पितामह हो गए। फिर उसके प्रपितामह माने मेरे दादा के दादा, दादा के पिता, वो मेरे कौन हो गए? प्रपितामह हो गए। 4 पीढ़ी हो गई। फिर उसके माने उस प्रपितामह के भी पिता, और फिर प्रपितामह के पितामह, ठीक है, प्रपितामह के पिता, और फिर उसके भी पितामह, दादा हो गए उसके, और उसके प्रपितामह के प्रपितामह। ऐसे जोड़ सकते हैं। चलिए लिख ही देता हूं आपके लिए, ये 7 पीढ़ियों का आपको समझ में आ जाए तो, और तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। देखिएगा, स्वयं, फिर इसके आगे स्वयं माने पिता, माने उसके पिता हम लिख देते हैं, उस इन्हीं की भाषा में लिखते हैं उसके पिता। उसके माने इसके, स्वयं माने जो भी कोई है उसके पिता। ठीक है, फिर उसके पितामह हो गए। ये ध्यान, ये तो एक हो गई पीढ़ी, ये दूसरी हो गई। अब है फिर उसके प्रपितामह माने इसके प्रपितामह, उसके प्रपितामह, दादा हो गए, ये तीसरी पीढ़ी हो गई। ठीक है, अब फिर उसके प्रपितामह माने इसके प्रपितामह, नहीं ये यहां पर ये गलत हुआ मेरे से, ये पितामह होगा। क्या होगा? पितामह। ये पिता पितामह ही तो होगा, फिर आएगा प्रपितामह। ये हो गई आपकी चौथी पीढ़ी। फिर है उसके प्रपितामह के पिता, माने उसके माने जो ऊपर आ रहा उसके प्रपितामह के पिता। ये हो गई 5वीं पीढ़ी। ठीक है, और फिर
उसके प्रपितामह के पितामह। अब उसके प्रपितामह के पितामह, मैं दादा हो गया, ये पिता था, ये दादा हो गया पितामह। ये हो गई आपकी छठी पीढ़ी। ठीक है जी, ये हो गया। और अब उसके प्रपितामह के प्रपितामह। अब यहीं पर आगे आ जाइएगा, और ये थोड़ा सा प्रपितामह के प्रपितामह, ये हो गई आपकी 7वीं पीढ़ी। अब देखिएगा ये खाका एक तैयार हो गया, इससे कुछ समझ में आएगा। मानिएगा मैं हूं, मेरे पिता, फिर मेरे पिता दादा, फिर मेरे दादा के पिता, ये प्रपितामह हो गए, फिर मेरे दादा के पिता, फिर मेरे दादा के दादा, और फिर मेरे दादा के परदादा। ये 7 पीढ़ी हो गई। ठीक है, अब समझिएगा इनके अंदर। इस तरह मूल पुरुष से सप्तम पुरुष पर्यंत की संतति सपिंड कहलाती है। मूल पुरुष हमने यहां पर मान लिया, ये मूल पुरुष हैं। क्या है ये मूल पुरुष हैं। अब ये जो 7 पीढ़ी है, क्या है, सपिंड माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ये सपिंड। अब कहते हैं मातृपक्ष में तो मूल पुरुष से पंचम पुरुष की संतति सपिंड कहलाती है। यदि हम अपनी, ये तो पिता की हमने पक्ष का देखा है, यदि मातृपक्ष की तरफ से देखेंगे तो सपिंड में 5 पीढ़ियां आती हैं। मातृपक्ष में क्या आएगा, ये स्वयं मैं होऊंगा, और फिर मेरी माता होगी, मेरी माता, फिर माता के पिता, फिर माता के पिता 5 पीढ़ी तक जाएंगे, यहां तक जाएंगे। यहां तक जो मातृपक्ष की तरफ से देखते हैं तो इधर होता है, ये 5 पीढ़ी को मातृपक्ष में सपिंड कहा जाता है। ठीक है, अब कहते हैं जब 2 गोत्र में विवाह होता है तो सपिंड के अंदर नहीं होनी चाहिए, ऐसी धर्मशास्त्रों में व्यवस्था की गई है। धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि भाई समान गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए। और वो क्या है, सपिंड माने 7, पिता की तरफ से 7 पीढ़ी देखनी है, और माता की तरफ से 5 पीढ़ी देखनी है। 5 पीढ़ी तक की संतान और पिता तक की 7 पीढ़ी तक की संतान आपस में विवाह ना करें, ऐसी व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये प्रकृत सूत्र का तात्पर्य यह है, यदि सपिंड माने 7 पीढ़ियों में से भाई से भिन्न, इसमें भाई नहीं आ रहा, इसमें भाई साइड में हो गया। ठीक है, तो भाई से भिन्न कोई भी व्यक्ति पद और आयु में वृद्ध व्यक्ति जीवित हो तो पौत्र प्रवृत्ति का जो अपत्य अर्थात मूल पुरुष से चतुर्थ हो तथा जीवित हो तो उसकी विकल्प से युवा संज्ञा होती है। ये हमारा ये मूल पुरुष ही हो गया, मानिएगा यहां पर ये हमने मान लिया इसको गर्ग। क्या मान लिया, गर्ग। अब क्या है, यहां से 1 2 3 4 से यहां से लेकर के ये मानिएगा इतना चल रहा है। ठीक है, तो इनका कहना है कि इन 7 पीढ़ियों में कोई भी व्यक्ति माने बड़ा भाई को छोड़ करके मानिएगा ये तो मर गए,
ये भी मर गए और ये जीवित हैं, अभी ये जीवित हैं, तो इसकी क्या हो जाएगी, विकल्प करके युवा संज्ञा हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी, विकल्प करके युवा संज्ञा होगी, पक्ष में गोत्र संज्ञा भी होगी। अब यहां से मानिएगा 7 पीढ़ी हम यहां पर ले लेते हैं। मानिएगा ये मर गया, ये भी मर गए और ये जीवित है अभी, और ये जीवित है, तो इसके जीवित रहते हुए इसकी विकल्प करके क्या हो जाएगी, युवा संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि 7 पीढ़ी के अंतर्गत आ रहा। 7 पीढ़ी में अभी ये जीवित है और ये आयु में भी और पद में भी इनको मुखिया बनाया गया है। ये पहले समय की ऐसी परंपराएं थी, ठीक है। तो भ्राता से भिन्न कोई भी पद तथा आयु में वृद्ध व्यक्ति जीवित हो तो पौत्र प्रवृत्ति का जो अपत्य अर्थात मूल पुरुष से चतुर्थ हो, मान मूल पुरुष से आगे से या चौथे से जाएगा, यहां से आरंभ होगा आगे के लिए, उसकी मान हो, तथा जीवित भी हो। ये जीवित भी होना चाहिए, जिसकी युवा संज्ञा कर रहे हैं वो जीवित भी होना चाहिए, मरने के बाद तो उसकी गोत्र संज्ञा ही होगी। जीवित हो तो पौत्र प्रवृत्ति का जो अपत्य जीवित हो तो उसकी विकल्प से युवा संज्ञा होती है। युवा संज्ञा न होने के पक्ष में यथा प्राप्त गोत्र संज्ञा ही हो जाती है। इस विवेचन का सार यह है कि पितृस्थानीय होने के कारण पितृव्य तथा मातामह स्थानतः एवं आयु में उत्कृष्ट होते ही हैं। उनमें से किसी के जीवित रहते हुए पौत्रादि के जीवित अपत्य को विकल्प से युवा संज्ञा होता है। अब ये तो कह रहे हैं कि सपिंड माता की तरफ से हमको क्या देखना है, 5 पीढ़ी, और पिता के पक्ष से देखनी है 7 पीढ़ी। माता के पक्ष से भी यदि 5 पीढ़ी में कोई आयु और पद में है, जैसे माता मामा नाना, नाना जीवित है, नाना जीवित रहने पर भी मेरी क्या होगी, विकल्प से युवा संज्ञा होगी। तो मातृपक्ष में 5 पीढ़ियों में से देखना है और 5 पीढ़ियों की सपिंड संज्ञा है धर्मशास्त्रों के अनुसार, और पितृपक्ष में 7 पीढ़ियों की सपिंड संज्ञा है। तो 7 में जो आयु और पद में बड़ा जीवित है, पिता आदि के मर गए हैं, और बड़े भाई से हट करके है, बड़े भाई के रहते तो नित्य ही होगी, ठीक है। तो इनके रहते विकल्प से युवा संज्ञा होती है। चलिए इतना तो मैंने आपको इसके अनुसार समझाया, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, ठीक है। अब चलिएगा थोड़ा गुरुजी ने जो कुछ आगे लिखा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये तो उदाहरण हो गया आपका, ठीक है। आइएगा अब गुरुजी की हिंदी देख लेते हैं। सपिंड 7 पीढ़ी में होने वाले ऊपर सूत्र में कहे गए भ्रातरी की अपेक्षा से यहाँ अन्यस्मिन कहा है। अन्यस्मिन भाई से अन्य सपिंड 7 पीढ़ियों में से कोई स्थविर तरे माने पद और आयु दोनों से बूढ़ा व्यक्ति जीवित हो तो पौत्र प्रवृत्ति का जो अपत्य अर्थात चौथे की जीवती माने उसके जीते ही। अब यहाँ पर क्या है, लट लकार का प्रयोग ठीक लग रहा है, सप्तमी लिख दी है पर लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन होना चाहिए। उसके जीवित होते ही विकल्प से युवा संज्ञा होती है, पक्ष में यथा प्राप्त गोत्र संज्ञा ही होगी। आइएगा स्थविरतर में स्थविरतर शब्द है तो उसमें स्थविर में तरफ प्रत्यय इसलिए लगाया गया है कि पद तथा आयु दोनों में जो बूढ़ा है हो वही लिया जाए, ठीक है। माने जो तरफ प्रत्यय होता है वो 2 की तुलना में होता है, तो पद से बड़ा हो या आयु में बड़ा हो, ठीक है। प्रकृत सूत्र में जो जीवती कहा है वह संज्ञी का विशेषण बनता है। जो इस सूत्र में जो जीवती पद कहा है वो गुरुजी बता रहे हैं
वो संज्ञी का विशेषण बनता है। तो वास्तव में ये अब गुरुजी कह रहे हैं, बाकी हमको तो सिद्धांत कौमुदी का जो लिखा हुआ है वो ठीक प्रतीत होता है, सरल प्रतीत होता है। इसमें सप्तमी मानने की कोई आवश्यकता हमको नहीं लगती है, क्योंकि जिसकी युवा संज्ञा कर रहे हैं उसमें तो प्रथमा है, यहां पर प्रथमा है, उसका विशेषण बनाना है, संज्ञी तो वही है। तो यहां पर हम इसको लट लकार मानने में उसके जीवित रहते हुए उसकी होती है तो वो ठीक रहेगा। पर गुरुजी ने लिखा है वह संज्ञी का, संज्ञा माने जो पौत पिबती अपत्य उसकी विशेषण बनता है, तथा जो जीवती ऊपर से आ रहा है वो सपिंड का विशेषण बनता है। वो तो बन ही गया है, उसमें कोई परेशानी। तो ये सूत्र थोड़ा सा जटिल आपको अवश्य लगा होगा, परंतु ये अभी ये मानिएगा आपको 40% ही समझ में आया होगा, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें जो गोत्र प्रवर के जो अध्याय हैं, धर्मशास्त्रों जो हैं गोत्र प्रवर अध्याय, उनका अध्ययन करने के बाद ही ये ठीक ठीक से बातें समझ में आती हैं। केवल अभी तो जानकारी मात्र के लिए मैं जितना बता सकता हूं उतना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और इतने का इसमें व्याकरण में कार्य वो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। चलिएगा, तो इतना समझ लीजिएगा, अब तो भी बहुत बड़ी बात है। अब ये हो गया, आगे का सूत्र है हमारा जनपद शब्दार्थ क्षत्रिया दही। कक्षा बड़ी हो गई है, क्षमा कीजिएगा, प्रकरण ऐसा ही था। सर्वेभ्यो नमः।